वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों हम आपके साथ डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट स्कूल का क्लास 11th का अकाउंटेंसी पेपर। मॉर्निंग शिफ्ट भी है हमारे पास, इवनिंग शिफ्ट भी है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ सिर्फ एमसीक्यू पार्ट डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम 3 मार्कर, 4 मार्कर और 6 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना अकाउंटेंसी। ये रहा आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन, क्लास है 11th। अकाउंटेंसी का पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका कोड होता है 055। और सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इवनिंग शिफ्ट। तो पहले इवनिंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस करता हूं, फिर हम आएंगे मॉर्निंग शिफ्ट पे। आइए जरा, मैक्सिमम मार्क्स हैं 80। पहले क्वेश्चन को आराम से देखते हैं। क्वेश्चन पेपर के अंदर ये देखिए, आपको एक जर्नल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं और जर्नल इंस्ट्रक्शंस के अंदर हम चलते हैं सबसे पहले 1 मार्कर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है हमारे पास 1 मार्कर के अंदर 1 से 20। और ओवरऑल अगर पेपर की बात करें, ओवरऑल पेपर के अंदर हमारे पास दिए हुए हैं 34 क्वेश्चंस। तो आगे लेके चलते हैं एक एक करके आपके साथ। इवनिंग शिफ्ट का पहला क्वेश्चन, बेटा इवनिंग शिफ्ट का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आराम से पढ़ते हैं जरा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी चीजें हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। आपको पता है अकाउंट्स में हम सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, तो परचेज, पेमेंट, सेल सब कुछ करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है क्वालिटी ऑफ स्टाफ। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की लिमिटेशंस के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। चलिए इसमें देखते हैं इसका क्या क्वेश्चन है। मेंटेन सिस्टम रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, एसरटेन फॉल्स इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। तो ऑफ कोर्स सर यही लिमिटेशन है, इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। तो अगर इसकी बात करें हम, इसका करेक्ट आंसर है पॉइंट नंबर 3। और यहां पर हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया बी। हम इग्नोर करते हैं क्वालिटेटिव एलिमेंट्स और आगे चलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, यूज कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स। कॉमन चीज हम इसके अंदर क्या करते हैं, यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट और कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स ए कंपैरेटिबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड रेलिवेंस। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ए। कॉमन यूनिट हम रुपीस और कॉमन फॉर्मेट हम दोनों चीजें इसलिए यूज करते हैं जिससे हम आपस में क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन गिव्स ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस दैट रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन एंड बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं और अगर देखा जाए चारों की चारों कैरेक्टरिस्टिक है। बट क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन गिव्स ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास सी, रिलायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैच ऑफ द फॉलोइंग। ये रहा क्वेश्चन, पहले आराम से पढ़ लेते हैं। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गेन और लॉस। चलिए आइए जरा देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनका बेनिफिट रिसीव्ड विद इन 1 ईयर होता है। गेन का मतलब नॉन रिकरिंग प्रॉफिट फ्रॉम इवेंट। और लास्ट बचा लॉस, तो लॉस का आंसर हो गया एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। तो आइए जरा देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा है।
ए का 1, ये तो गलत हो गया, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो करेक्ट आंसर है सी। अपने अपने आप एमसीक्यूज चेक कर सकते हैं जिन बच्चों ने पेपर दिया है गवर्नमेंट स्कूल का। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस कैपिटल अकाउंट विल बी इंक्रीज। पूछ रहे हैं कैपिटल अकाउंट विल बी इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट इन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैपिटल के अंदर प्लस होता है और कैपिटल के अंदर ही क्या होता है, माइनस। और आगे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एज रिगार्डेड एज गुड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिगार्डेड एज गुड्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो गुड्स वो होते हैं जिनको हम परचेज भी करते हैं और आगे क्या करते हैं, रीसेल करने के लिए खरीदते हैं। मशीनरी परचेज बाय रवि, मशीनरी परचेज बाय रोहित एज अ डीलर फॉर मशीनरी फॉर सेल। फर्नीचर परचेज बाय पॉल, ग्रोसरी ओनर है बाय रमन, अ डीलर ऑफ फर्नीचर। तो यहां पे लिखा है फर्नीचर परचेज बाय रमन, अ डीलर ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर का ही डीलर है तो वो फर्नीचर को क्या बोलेंगे, गुड्स। और देखते हैं मशीनरी परचेज बाय रोहित, अ डीलर ऑफ मशीनरी। तो ये मशीनरी को क्या बोलेंगे, गुड्स। तो करेक्ट आंसर है सेकंड और फोर्थ। आइए जरा देखते हैं इसके अंदर, करेक्ट आंसर है बी, इसको हम बोलते हैं गुड्स। फर्नीचर परचेज नहीं आएगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं आएगा, मूविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का और वाला पार्ट, परचेज रेफर्स टू। परचेज रेफर्स टू, परचेज हम कब यूज करते हैं, फॉर बाइंग। ऑफ कोर्स सर गुड्स के लिए करते हैं, तो गुड्स फॉर रीसेल, स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, गुड्स फॉर रीसेल ओनली थर्ड। दिस वन इज द करेक्ट आंसर ए। आराम से चलते हैं और एमसीक्यूज अच्छे क्वेश्चंस डाले हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री इफ सैलरीज ऑफ 20,000 आर अनपेड। तो अनपेड की एंट्री पूछ रहे हैं आपसे, सैलरी अभी तक पे नहीं करी है, और अगर सैलरी पे नहीं करते तो इसको बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग। तो जरा एक बार देखें इसके अंदर, सैलरी हमारा एक्सपेंस है टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो करेक्ट आंसर है बी, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग, बिकॉज सैलरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, और आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है दिस इज माई लाइबिलिटी। चलिए और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का और वाला पार्ट, कैश विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर। कैश विड्रॉ करा है यानी ड्रॉइंग्स शुड बी क्रेडिटेड टू। अब पूछा गया है कैश तो विड्रॉ करा है बट क्रेडिटेड पूछा गया है। नॉर्मली एंट्री होती है जब हम विड्रॉ करते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्रेडिट में क्या है, शुड बी क्रेडिटेड टू। तो करेक्ट आंसर है डी, कैश को आपको क्रेडिट करना है और ड्रॉइंग्स को करना है डेबिट। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। आराम से जरा पहले पढ़ते हैं एसर्शन क्या क्या रहा है। Assertion bookkeeping involves summarizing the classified transaction in the form of profit and loss account and balance sheet। अगर आपको बुक कीपिंग की बात करूं तो हमने पढ़ा था सबसे पहले 4 स्टेप होते हैं, IMRC, आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर मेजरिंग होता है, फिर रिकॉर्डिंग होता है, फिर क्लासिफाइंग होता है। तो ये 4 चीजें हैं। बुक कीपिंग इन्वॉल्व समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन, ये एसर्शन ठीक नहीं लग रहा। रीजन, bookkeeping is the art of recording in the books of accounts the monetary aspects of commercial and financial transaction। तो यहां पर assertion तो ठीक नहीं लग रहा। अब जरा चलते हैं आंसर्स पर।
Both assertion and reason are correct. Assertion and reason are correct. Assertion A is incorrect, but reason R is correct. Assertion A is correct और reason R is incorrect. तो इसका correct answer C, क्योंकि यहीं से पता लग रहा है assertion A जो है वो incorrect है. हम और आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10. चलिए 9 और 10 एक बार देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है. रोहन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट एंड प्रिपेयर्स fill in the blank which contains the name of the parties to whom the goods are sold, the rate, quantity and the total amount of sale. रोहन अ ट्रेडर सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट. पहली बात तो वो गुड्स बेच रहा है क्रेडिट पर. एंड प्रिपेयर, जब भी हम क्रेडिट पर बेचते हैं तो इसमें हम क्या बनाते हैं, इनवॉइस बनाते हैं, कैश मेमो बनाते हैं. डेबिट कंटेन्स द नेम ऑफ द पार्टीज, तो इसका करेक्ट आंसर है इनवॉइस. इनवॉइस हम तब बनाते हैं व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस. और आगे देखें इसके अंदर करंट असेट्स इंक्लूड. करंट असेट्स में क्या क्या आता है, डेटर आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं और कैश आता है. इसका मतलब अगर हम चलते हैं आगे तो थर्ड पॉइंट छोड़ दें अगर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, तो करेक्ट आंसर है इसका सी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ. क्वेश्चन नंबर 11. अनएक्सपायर्ड एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस इज. अनएक्सपायर्ड और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस नॉर्मली नॉमिनल होते हैं, बट जब उनके आगे कुछ इस तरह के वर्ड्स लग जाते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होता है पर्सनल. फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ बैड डेब्ट डैश इज प्रिपेयर्ड. बैड डेब्ट्स के केस में हम ना डेबिट वाउचर बनाएंगे ना क्रेडिट वाउचर, हम कौन सा बनाएंगे, ट्रांसफर वाउचर, क्योंकि यहां पे कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं है. और चलते हैं आगे. रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13. यानी सर ये वाला क्वेश्चन आ चुका है केस स्टडी के ऊपर. चलिए आराम से पहले केस स्टडी को पढ़ते हैं और इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, काम की बातें. शीला इज द ओनर ऑफ ट्रेडिंग फर्म विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख. ड्यूरिंग द ईयर 24 शी सोल्ड गुड्स टू अनिका. लिस्ट प्राइस है 2 लाख लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट. शी रिसीव 50% बाय चेक. इसका मतलब यहां पर पहली बात तो उन्होंने गुड्स सोल्ड करे हैं. लिस्ट प्राइस है 2 लाख, 50% चेक से रिसीव हुआ है. शी टुक गुड्स कॉस्टिंग 50,000 फ्रॉम स्टॉक फॉर हर ओन यूज. द नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स इज 75,000. क्वेश्चन के अंदर अब क्या क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं. क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है. अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अनिका बाय चेक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंट्री रिकॉर्ड गुड्स टेकन बाय शीला फॉर हर ओन यूज. तो 2 क्वेश्चन पूछे. आइए जरा पहले तो मैं आपको फटाफट ये बता देता हूं कि यहां पर गुड्स कितने के थे, 50,000 का. सेलिंग प्राइस से मतलब नहीं होता. 50,000 के गुड्स कौन ले गई है, शीला. तो एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. पहले हम इसी की 50,000 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. तो इसका तो करेक्ट आंसर ही आपको पता लग गया. करेक्ट आंसर है कॉस्ट प्राइस पर हमेशा रिकॉर्ड करते हैं. यहां तक बात होगी खत्म. क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं. 12 में पूछा गया अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अनीता बाय चेक. तो इसके लिए मैं वर्किंग्स कर लेता हूं जरा. वर्किंग्स एक बार यहां पर साथ साथ. लिस्ट प्राइस है 2 लाख. 2 लाख का लिस्ट प्राइस है. उसके बाद हमने 20% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो 20% होता है इसका 40,000. फाइनली सामान बचा 1,60,000.
अब दो तरह से पेमेंट हो रही है, 50% रिसीव्ड बाय चेक, तो चेक मिलेगा 50%। तो इसका चेक की बात करूं तो चेक हो गया इसका हाफ 80,000, बट जैसे ही चेक मिलेगा आपको 2% का क्या देना पड़ेगा, कैश डिस्काउंट। तो इसमें से हम 2% माइनस कर देते हैं, इसका 2% होगा 1,600 रुपये। तो फाइनली जो आपके हाथ में चेक आएगा वो आएगा 78,400। ये है आपका चेक जो उन्होंने पूछा था। करेक्ट आंसर इज बी। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल के एग्जाम पेपर के अंदर जो एमसीक्यू का द वे ऑफ आस्किंग है, उन्होंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट और सारे के सारे चैप्टर बहुत अच्छी तरह से ड्राफ्ट करके बच्चे की पूरी नॉलेज चेक करी है कि हर एंगल से बच्चे को पता होना चाहिए। तो पेपर ऑल टुगेदर अच्छा लग रहा है। और आगे चलते हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट 1, कैश कॉलम इन द कैश बुक कैन नॉट हैव अ क्रेडिट बैलेंस। कैश कॉलम इन द कैश बुक कैन नॉट हैव अ क्रेडिट बैलेंस। ऑफ कोर्स सर, कैश में कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, या तो नील होगा या डेबिट बैलेंस होगा। स्टेटमेंट नंबर 2, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी। ये भी दोनों बातें सही लग रही हैं, तो इसके अंदर लिखा है बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। कैश कॉलम इन द कैश बुक कैन नॉट हैव अ क्रेडिट बैलेंस, बिल्कुल बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी। आगे चलते हैं। पेटी कैश बुक बैलेंस इज, पेटी कैश बुक बैलेंस इज अ प्रॉफिट, असेट, लाइबिलिटी और एन एक्सपेंस। तो क्वेश्चन में पूछा गया है पेटी कैश बुक का जो बैलेंस बचता है, ऑफ कोर्स कैश का बैलेंस है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए सी। तो एक बार मार्किंग स्कीम में चेक कर लेते हैं, बिकॉज कुछ जगह इसका आंसर बी लिखा होता है, इट एन एक्सपेंस, बट फिर भी एक बार आंसर हम जरूर चेक करेंगे मार्किंग स्कीम क्या कहती है। पेटी कैश बुक का जो भी बैलेंस बचता है, अकॉर्डिंग टू मी हमारे लिए वो क्या बन जाती है, असेट। करेक्ट आंसर सी होगा। पॉइंट नंबर 16, पीरियोडिक टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड टू। टोटल जो होता है परचेज बुक का वो कहां पोस्ट करते हैं, ऑफ कोर्स परचेज का जो टोटल होता है वो जाता है परचेज अकाउंट में। पीरियोडिक टोटल यानी मंथली या वीकली जो भी टोटल होता है परचेज बुक का, पोस्टेड टू, परचेज का टोटल हमेशा जाता है परचेज अकाउंट में। करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 17, assertion और रीजन। Non-current liabilities are those liabilities which are payable after the period of 12 months from the end of the financial year। बिल्कुल सही बता रहे हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज के बारे में। करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। दोनों ही बातें ठीक हैं। बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट, बिल्कुल सही। रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसके अंदर दोनों ही स्टेटमेंट नॉन करंट लाइबिलिटीज होते हैं 1 साल के बाद, तो इसके अंदर मेरे अकॉर्डिंग आंसर होगा बी। बोथ आर करेक्ट बट रीजन एंड नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए। दोनों अपनी अपनी तरह बातें बता रहे हैं, एक बता रहा है नॉन करंट लाइबिलिटी, एक बता रहा है करंट लाइबिलिटी, बट आपस में कोई रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। और आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। कैश मेमो इनवॉइस आर द एग्जांपल्स ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। डेबिट नोट आर नॉट द एग्जांपल्स ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। टू रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस अ ट्रांसफर वाउचर इज प्रिपेयर्ड। क्रेडिट ट्रांजेक्शंस के लिए हम कौन सी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांसफर वाउचर इज प्रिपेयर्ड।
तो एक बार आराम से क्वेश्चन को देख लेते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है। वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ये बिल्कुल सही है, आंसर ट्रू है। कैश मेमो इनवॉइस आर द एग्जांपल्स ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये भी आंसर ट्रू है। अब बचे हैं दो, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आर नॉट द एग्जांपल्स ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, अ ट्रांसफर वाउचर इज प्रिपेयर्ड, ये भी सही है। तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचा सी, सी को एक बार और देख लेते हैं। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आर नॉट द एग्जाम्पल, सो जी, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा सी। ये स्टेटमेंट गलत है, ये भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। A document issued when cash is received from the customer, और फिर आ गया 19th, A document issued when cash is received from the customer, जब कैश हमें मिलता है कस्टमर से तो हम उसको देते हैं रिसिप्ट। और आगे लिखा हुआ है गुडविल इज अ, गुडविल क्या होती है, गुडविल हमारी असेट होती है, रियल अकाउंट। जीएसटी इज एन, जीएसटी क्या है, जीएसटी हमारा है एक इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक क्रेडिटर अकाउंट होल्डर इन अ बैंक, तो बैंक कौन बनाता है, ये बनाते हैं हम अकाउंट होल्डर। और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, हमारे एमसीक्यू वाले पार्ट सारे के सारे खत्म हो गए, इसको भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अ चेक इज डिपॉजिटेड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बाय द फर्म, डिपॉजिट करा दिया, कैश बुक में प्लस कर दिया, बट इट गॉट डिसऑनर्ड ड्यू टू द इनसफिशिएंट बैलेंस, रीजन फॉर डिफरेंस इन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पास कुड बी, क्या रीजन होगा। जैसे ही बैंक में आपने डिपॉजिट कराया है, कैश बुक में आपने क्या करा होगा, प्लस कर दिया होगा, बट बाद में पता चला चेक हो गया डिसऑनर, तो ऑफ कोर्स आपको माइनस करना पड़ेगा। चेक एंट्री इन द पासबुक, चेक एंट्री इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक, ये तो गलत है। चेक एंट्री इन कैश बुक बट नॉट इन अ पासबुक, चेक एंट्री इन बोथ कैश बुक, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, कैश बुक में एंट्री करी बट पासबुक में नहीं करी। तो दोस्तों एमसीक्यू वाला पार्ट इवनिंग शिफ्ट का हमने सारा का सारा कवर कर दिया। एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था, वो हम एक बार मार्किंग स्कीम से चेक कर लेते हैं कि उन्होंने एक्चुअल में क्या करा है। और इसके बाद जब हमारे पास 3 मार्कर और 4 मार्कर क्वेश्चंस आएंगे, तो जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो तो आप देख ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर हम ऑलरेडी स्टूडेंट्स को बता चुके थे कि कंफर्म क्वेश्चन लिमिटेशन का आता ही आता है, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, और उन्होंने बोला है 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो जो चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर यही 2 क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। ये है आपका 3 मार्कर क्वेश्चन। उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर आइटम्स के बारे में पूछा जाता है, और ये ऑन विच साइड विल द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी रिकॉर्डेड, डिक्रीज बताना है, डेबिट में आता है या क्रेडिट में। जैसे रीना प्रोप्राइटर है, कैपिटल अकाउंट, अगर कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, बट यहां पे तो डिक्रीज पूछा गया है, डेबिट। बैंक ओवरड्राफ्ट फिर लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, बट यहां पे पूछा गया है डिक्रीज, डेबिट। वेजेस एक्सपेंस है, डेबिट होते हैं, अब करेंगे क्रेडिट, उल्टा करना है सारा का सारा। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी असेट होती है, तो असेट भी क्या होगा, डिक्रीज का मतलब है क्रेडिट। तो आपको ये बताना था इस क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर। सेम पूछा गया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग
असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, ये पूछा गया है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी क्या है, दिस इज कॉल्ड लायबिलिटी। डेप्रीसिएशन हमारा है एक्सपेंस, बिल्स पेबल है लायबिलिटी, इन्वेंट्री असेट, सेल्स रेवेन्यू, बैड डेब्ट एक्सपेंस। ये बताना था 3 मार्कर क्वेश्चंस। और फिर से हमारा फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 एक बार देखते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स भी बताने थे आपको। नॉन करंट असेट्स वो होती हैं जिनकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा होती है, और इसके एग्जाम्पल हैं फर्नीचर है, एयर कंडीशनर है, कार है, मशीनरी है, बहुत सारी चीजें हैं नॉन करंट असेट्स। वाउचर आपको पता है, वाउचर्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बेस पे बनाए जाते हैं और बड़े तरह से वाउचर होते हैं, कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर, क्रेडिट वाउचर, इस तरह से। और यहाँ पे उन्होंने बताया था एडवांटेजेस पूछी गई हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, क्योंकि सीबीएसई का जो सिलेबस है वहां पे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक और एडवांटेजेस ही पूछी जाती हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ये एक अच्छा पॉइंट मिला है। बाकी दोस्तों मैंने आपके साथ कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मॉर्निंग वाला पेपर भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद इनके 3 मार्कर और 4 मार्कर क्वेश्चंस। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर एवरीवन।